ओसीडी के इलाज के लिए आज आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा नया पर्सपेक्टिव डिस्कस करूंगा। शायद आप इसको पहली बार सुनेंगे। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मानसिक बीमारियों को कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने लाइफ में डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे एक व्यक्ति के अंदर बड़े सारे बदलाव आते हैं। जब एक बच्चा युवावस्था में कदम रखता है, मतलब टीनेजर बनता है, 14 15 16 की उम्र उसकी हो जाती है, तो उसके मन मस्तिष्क में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ब्रेन के अंदर बड़े सारे मैचुरेशनल चेंजेस आते हैं जिसमें वो अपने को समझने लगता है, अपने आसपास की दुनिया का कोई मीनिंग, कोई मतलब जानने लगता है। उसके अंदर जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ जाती है। अपने करियर, अपने इंटरेस्ट को लेकर वो सोचने लगता है। अपने आसपास के दोस्त और जो सामाजिक परिवेश है उसमें अपनी जगह तलाशने लगता है। ऐसे बड़े सारे एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारा तनाव भी आता है। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है, वैसे वैसे नए तरीके की सिचुएशंस में बहुत सारी डिमांड आती हैं कि वो कुछ नए ढंग से या कुछ अलग ढंग से खुलकर मैच्योर तरीके से बिहेव करे। सिचुएशंस ऐसी डिमांड करती हैं कि वह व्यक्ति अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस में फ्लेक्सिबल रहे। पर क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे थोड़े एंग्शियस नेचर के होते हैं, नर्वस नेचर के होते हैं, अपने पर्सनैलिटी में इनहिबिटेड रहते हैं। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी तरीके की कोई बंदिश, कोई रुकावट, कोई अड़चन महसूस करना। पूरी तरह से जब एक व्यक्ति खिलखिलाकर अपने माहौल के साथ अपने को कनेक्ट नहीं कर पाता, अपने आसपास के जीवन के प्रति बहुत खुले मन से, खुले विचारों के साथ उसको स्वीकार नहीं पाता, कहीं ना कहीं कोई रुकावट महसूस करता है। किसी तरह की सोशल एंजाइटी हो सकती है, करियर को लेकर या अपने लाइफ को लेकर स्ट्रेस हो सकता है। इसकी वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी में अपने को बहुत जकड़ा हुआ पाता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा पाता है। ऐसा पाता है कि जैसे उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पा रही, पूरी तरह से वो अपने को खुले मन से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो या तो बचपन की इन्फ्लुएंसेस की वजह से, या उसकी बचपन की पर्सनैलिटी या उसके जीन्स की वजह से, या क्योंकि उसको सही तरह से मौके नहीं मिल पाते खुद को एक्सप्रेस करने के, इस वजह से वो अपने व्यक्तित्व में पूरे खुले मन और खुले विचारों से अपने को फैला नहीं पाता, अपने को आसपास की दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। विचारों में किसी तरह की इनहिबिशन होती है, रुकावटें आती हैं। मनपसंद चीज़ों के बारे में विचार करना, उन्हें अप्रोच करना, कुछ हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ना ही सिर्फ अपने पर्सनैलिटी में, जबकि अपने बिलीव्स में भी वो व्यक्ति बहुत रिस्ट्रिक्शन और बहुत इनहिबिशंस महसूस करता है। वो जब बाहर की दुनिया में नए नए तरीके के अनुभव देखता है, नए नए तरीके की परिस्थितियों से उसका सामना होता है। जब तक बच्चा था तब तक कुछ उसके दोस्त थे जिनके बीच वो ऐसा पाता था जैसे कि दोस्त और वो एक ही बराबर हैं, एक ही जैसे हैं। स्कूल की भी पढ़ाइयाँ एक जैसी होती थी, लाइफस्टाइल भी एक जैसा होता था, तो बहुत फर्क महसूस नहीं होते जब एक बच्चा छोटा होता है, मतलब 8 10 12 साल का होता है। पर जैसे जैसे वो 14 15 16 18 की उम्र में आता है, वो पाता है कि उसके और दूसरों के बीच कुछ फर्क है। दूसरों के एम्बिशन, इंटरेस्ट बहुत अलग है, दूसरों की सोच बहुत अलग है। और साथ ही साथ आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया, इंटरनेट के एक्सपोजर की वजह से वो कई नए तरीके के विचारों और नए तरीके के बिलीव्स, बिहेवियर से उसका सामना होता है। ना ही सिर्फ अपने जीवन में, जबकि सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ में भी उसका एक्सपोजर कई ऐसी चीज़ों के साथ होता है जहां वो पाता है कि वो पूरी तरह से खुलकर हर तरह की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हर तरह की जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाना, स्वीकार पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो पाता है कि उसके जो बिलीव्स हैं वो बहुत न्यूट्रल नहीं हो पा रहे। वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, या अपने पर्सनैलिटी की जो सीमित दायरे में जो उसकी जो अपनी एग्जिस्टेंस है उसके अंदर अपने बिलीव्स को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करने लगता है। अपने विचारों को, अपने बिलीव्स को बहुत ही जड़, बहुत ही रिजिड बनाने लगता है। ऐसे में जब वो खुलकर अपने को एक्सप्रेस नहीं करता, अपने बिलीव्स, अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई नहीं कर पाता, बाहर की दुनिया की रियलिटी में होने वाली जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ऐसे में कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो इनहिबिशंस हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। इनहिबिशंस मतलब कुछ बंदिशें, कुछ रुकावटें
जिसकी वजह से उसका मूड भी अफेक्ट होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, सैडनेस आ जाती है, मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, साथ ही बहुत सारा तनाव वो अपने अंदर भरने लगता है। यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर एक व्यक्ति को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत थी, पर ऐसे में वो ओसीडी डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके रिजिड बिलीव्स, रिजिड बिहेवियर्स, रिजिड रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस उसके अंदर बहुत सारी एंग्जाइटी भर देती हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बड़ा हो रहा है और वो अपने एग्जाम, अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। अब एग्जाम और करियर का तनाव है, तो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए वो चाहता है कि उसकी मेंटल पावर बढ़ जाए, उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाए, पढ़ने में उसका बहुत सारा मन लगने लगे। तो ऐसे में वो गॉड को लेकर बहुत ज्यादा प्रे करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है। अब आमतौर पर तो पूजा पाठ करना अच्छी बात है, पर अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर की क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि बाहर की दुनिया का सामना कर पाए, नए तरीके से अपने को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल पाए, अपने को बेटर बना पाए, इस चक्कर में वो गॉड को बहुत ज़्यादा प्रे करने लगता है और एक रिचुअल डेवलप कर लेता है कि उसको इतनी बार प्रे करना ज़रूरी है, सुबह उठ के शाम को अलग अलग टाइम पर प्रे करना ज़रूरी है। कई तरह से वो अपने को कई तरह के क्रियाकलापों में उलझा देता है। ऐसे में उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अगर मैंने प्रे नहीं किया, अगर मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न और स्टाइल में अगर पूजा अर्चना नहीं की, तो ऐसे में गॉड उससे खुश नहीं होंगे और शायद उसके अंदर जो पावर्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी। अब वो अपने को समझ रहा है, जान रहा है, वो चाहता है कि उसकी एबिलिटीज इंप्रूव हो, स्किल्स इंप्रूव हो, पर इसमें वो एक गलत रास्ता अपना लेता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सख्ती बरतने लगता है। वो ये नहीं समझ पाता कि बाहर की दुनिया में लोग इस तरह से पूजा पाठ नहीं करते। बाहर की दुनिया में कम पूजा पाठ करके भी लोग सुख शांति से रह पाते हैं। इतना ज्यादा पूजा पाठ करना कोई उसके अंदर बहुत स्पेशल एबिलिटीज नहीं लाएगा, पर फिर भी किसी तरह के डर को दूर करने के लिए, अपने अंदर की ताकत को बढ़ाने के लिए वो जरूरत से ज्यादा रिचुअल्स डेवलप कर लेता है और इस वजह से ओसीडी डेवलप होता है, जिसे हम रिलीजियस ओसीडी कहते हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर समझ बढ़ रही है, विकसित हो रही है। अब वो जब देखता है कि उसकी बॉडी मैच्योर हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों लड़का या लड़की पाते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लड़की ऐसा देखती है कि उसको पीरियड्स आने लगे हैं, पीरियड्स की वजह से ब्लड निकलता है, तो ब्लड को लेकर उसके मन में फियर आ सकते हैं कि मेरा शरीर साफ रहे, किसी तरह से ब्लड के कोई स्पॉट्स ना दिखें, कोई दाग ना दिखें। तो वो अपने जेनिटल्स की, जननांगों की क्लीनलीनेस को लेकर, सफाई को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उसको नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं, जीवन की कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसको अगर वो सही ढंग से नहीं सीखेगी, सही ढंग से जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं, अगर उसको नहीं सीखेगी तो वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ साफ सफाई पर ध्यान देने लगेगी। ऐसे में बहुत ज्यादा गंदगी से वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी और ओसीडी डेवलप हो जाएगा। इसी तरह लड़का जो है वो हस्त मैथुन करना सीखता है, पॉर्न मूवी देखना सीखता है। आमतौर पर लड़के इस तरह की चीजें पहले सीखते हैं, हालांकि लड़कियां भी हस्त मैथुन करती हैं, पॉर्न भी देख सकती हैं, पर उनमें इस तरह की जो संख्या है वो कम होती है लड़कों के मुकाबले। तो लड़का जब हस्त मैथुन करता है, उसको ये शायद अच्छा नहीं लगता, शायद उसने कहीं सुन लिया है कि हस्त मैथुन करना बुरी बात है या पॉर्न देखना बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो अपने अंदर आने वाले इन बदलावों को पूरी तरह से समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, अपनी सेक्सुअलिटी को नॉर्मल तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, एक हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे में कहीं से भी वो इन्फ्लुएंसेस लेकर इतने रिजिड बिलीव्स बना लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑब्सेशंस डेवलप हो जाती हैं। पेनिस के साइज को लेकर उसको ऑब्सेशन हो सकती है, नाइटफॉल को लेकर ऑब्सेशन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सुना है, ऐसा देखा या पढ़ा है कि शायद ये गलत होती है, बुरी चीज होती है नाइटफॉल। इस वजह से वो कंसर्न रहता है कि कहीं सुबह उठने के बाद उसका जो सीमेन है, वीर्य है, वो कहीं उसके बिस्तर पर ना पड़ा रह गया हो, जिसके बारे में दूसरों को शायद पता चल जाएगा, या शायद ये गलत बात होगी, या शायद इससे घर की महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके दिमाग में ऐसे डर बैठ जाएंगे। तो अपनी सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर ना करने के कारण, पूरी तरह से उसके साथ एक तालमेल ना बनाने के कारण, जो कि उसकी लाइफ की अभी जरूरत है, वो कुछ गलत रास्ता या गलत तरीके अपना लेता है। और ये जो गलत आदतें या गलत तरीके हैं या जो गलत मान्यताएं हैं, जो बहुत रिजिड होती हैं और बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल, कम लचीली होती हैं, इसकी वजह से वो एक ही चीज बार बार करता रहता है और ओसीडी डेवलप कर लेता है।
प्योर ओ ओसीडी, प्योर सी ओसीडी मतलब जिसमें कंपल्शन ज्यादा होती हैं। प्योर सी ओसीडी आप शायद सुनेंगे नहीं, पर प्योर ओ का ऑपोजिट प्योर सी बोल सकते हैं। ये सारे ओसीडीज किसी ना किसी तरह की ऐसी आदत को दर्शाते हैं, या कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा रिचुअल एक पर्सन बार बार परफॉर्म करता है जिससे कि वो लाइफ की किसी रियलिटी को डील कर पाए। क्योंकि वो रियलिटीज, वो चैलेंजेस जो हैं उसके प्रति वो तैयार नहीं है। मान लीजिए उसके मन में कोई सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो देखता है कि बाहर की दुनिया में लोग गालियां देते हैं, अश्लीलता बहुत देखता है वो, तो कहीं ना कहीं मन में वो जो अश्लील विचार या अश्लील थॉट्स आ जाते हैं उसको लेकर वो डर जाता है। अब वो ये नहीं समझ पाता कि शायद ये जो अश्लील विचार हैं इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये सभी के मन में आते हैं, पर वो अंदर से कांप जाता है, अंदर से डर जाता है कि ये ऐसे अश्लील विचार क्यों आ गए मुझे। कोई लड़की इस तरह से बहुत डर सकती है, गॉड को लेकर या फैमिली मेंबर्स को लेकर अश्लील विचार आ सकते हैं। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा डर जाता है या डर जाती है। तो आप पाएंगे कि आप में भी जो ओसीडी डेवलप हुआ है वो आपकी जो मैच्योरिटी, जो डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस था जो कि एडोलेसेंस में शुरू हुआ था, उसमें ठीक तरीके से अडेप्ट ना कर पाने के कारण, ठीक तरीके से अपने बिलीव्स ना बना पाने के कारण, बहुत आइसोलेशन में, अकेलेपन में आपने अपने मन मुताबिक अपने विचार, अपने रिचुअल्स, अपने ऑब्सेशंस डेवलप कर लिए। चाहे वो प्योर ओ ओसीडी हो या वो दूसरा वाला प्योर सी ओसीडी हो, दोनों टाइप के ओसीडीज में आपने कुछ ऐसी आदतें डेवलप कर ली जिसकी वजह से आप ओसीडी डेवलप कर गए। ये सारे के सारे जो ओसीडी के जो आपके कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, ये आपके लाइफ के किसी एरिया से रिलेटेड हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर होंगे, आप पाएंगे कि उसके लाइफ के एरिया से रिलेटेड हैं। किसी भी टाइप की ओसीडी की थीम हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, रिलीजियस हो, क्लीनलीनेस को लेकर हो, कॉन्टेमिनेशन हो, चेकिंग हो, काउंटिंग ऑब्सेशंस हो, किसी तरह का कोई परफेक्शन हो, सिमेट्री हो, ऑर्गेनाइज्ड रहने वाली कुछ ऑब्सेशंस हो, सेंसरी मोटर ओसीडी हो, जैसे ब्रीदिंग को लेकर या हार्ट बीट्स को लेकर कुछ ऑब्सेशंस हो सकती हैं, या हमारे जो सेंसेस होते हैं देखने को लेकर, सुनने को लेकर, उसकी ऑब्सेशंस हो सकती हैं। किसी भी टाइप की ऑब्सेशन हमारे हेल्थ, हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी रिलीजियोसिटी, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइफ के किसी ना किसी एरिया से रिलेटेड है। पर अगर हम कच्चे तरीके से, अनरियलिस्टिक तरीके से, अवास्तविक तरीके से, मतलब इम्प्रैक्टिकल तरीके से अगर अपने लाइफ के इन इश्यूज को डील करेंगे तो ऑब्सेशंस डेवलप होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी आपके ओसीडी के रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो सभी लोग उससे डील करते हैं। सभी लोगों को सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअलिटी, रिलीजियोसिटी, हाइजीन, सब इशू से डील करना पड़ता है। पर कुछ ही लोगों में ओसीडी डेवलप होता है, सब में तो नहीं होता। और ओसीडी जो है वो युवावस्था में ही डेवलप होता है। ऐसा क्यों ऐसा है कि ज्यादातर लोगों में ओसीडी जो है वो 10 से 20 की उम्र के बीच ही डेवलप होता है, क्योंकि यही वो उम्र है जब एक व्यक्ति का मानसिक विकास हो रहा है। और मानसिक विकास का मतलब है बाहर की दुनिया की रियलिटी के साथ तालमेल बनाना, उसे समझना और उसके बीच एडजस्ट करना, मतलब फ्लेक्सिबल होना, मतलब अपने विचारों और अपने जो पास्ट में लर्न किए हुए जो बिहेवियर्स या बिलीफ्स हैं उनको चेंज करना। और अगर हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे में ऑब्सेशंस डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने बिलीफ्स में फ्लेक्सिबल नहीं है उसको ओसीडी डेवलप हो सकता है। हर किसी की ब्रेन केमिस्ट्री अलग होती है। तो कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिस वजह से कुछ लोग तो ओसीडी डेवलप करेंगे, तो कुछ लोग डिप्रेशन डेवलप करेंगे, तो कुछ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, तो कुछ लोगों को जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। तो वो ब्रेन केमिस्ट्री पर डिपेंड जरूर करता है, पर ओवरऑल जो पूरी जो कंडीशन है वो इसी तरह से डेवलप होती है, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या ओसीडी हो, कि लाइफ के कुछ ना कुछ इश्यूज को डील ना कर पाने के कारण युवावस्था के दौरान एक बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है वो अपने अंदर हेल्दी तरीके से खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता और डिसऑर्डर डेवलप करता है। तो यहाँ हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसका सीधा कनेक्शन है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें इलाज के बारे में क्या पता चलता है कि ओसीडी के इलाज के लिए हमें अपने बिलीव्स और अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो आदतें हैं, उनको बदलना पड़ेगा। अपने अंदर जो इनहिबिशंस हैं, जो रुकावटें हैं, जो दबाव है जो हम अपने अंदर समेटे हुए हैं, खुद को इतना रिस्ट्रिक्टेड बनाए हुए हैं, खुलकर लाइफ के किसी एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा खुल के सामने आना पड़ेगा। सेक्सुअलिटी को ढंग से समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल हेल्दी सेक्सुअल लाइफ क्या होती है उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हस्त मैथुन नॉर्मल है, ऑब्वियस सी चीज है, नेचुरल है,
इसको जानना पड़ेगा। माइंड के अंदर आने वाले कुछ गंदे थॉट्स नॉर्मल होते हैं, इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको अलाउ करना पड़ेगा। क्लीनिंग वॉशिंग की बहुत ज्यादा हद तक ना जाना, नॉर्मल क्लीनिंग वॉशिंग कर लेना सही है जैसे कि बाकी लोग करते हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो चीज बहुत ज्यादा हम करने लगे हैं उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कम करना ही लाइफ को नॉर्मल तरीके से देखने का तरीका है। नहीं तो सारी दुनिया यही कर रही होती, सारी दुनिया को ये चीज सही लगती होती, पर लोग कम सफाई करके, कम ऑब्सेस्ड या कम कंपल्जन्स के साथ भी जिंदगी बिताते ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नेचुरल, कोई नॉर्मल तरीका है, पर आप उसको अपने लिए नॉर्मल बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ओसीडी बन चुका है और आपके बिलीव्स कहते हैं कि ये करना जरूरी है। तो अपने बिलीव्स को चेंज करना और लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा बेहतर ढंग से जीने की तरफ आगे बढ़ना, जहां आप इस तरीके के आदतों को छोड़ पाएं, इसकी तरफ जाना बहुत जरूरी होगा। तो खुद को थोड़ा सा ओपन अप करना जरूरी है, नए तरीके की रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, नए तरीके के हालातों में ढलना जरूरी है, और अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस और अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल्स या रूटीन्स को अडॉप्ट करना जरूरी होगा। तो अगर रिलीजियस ओसीडी हटाना है तो 10 बार 20 बार प्रे कर रहे हो, 2-3 बार प्रे करके काम चलाओ, उससे देखो कि क्या फायदा होता है। उतने तक ही सीमित रखो तो शायद उससे ज्यादा अच्छा फायदा हो जाए, तो ऐसे में शायद आप जल्दी रिकवर कर पाओ। तो जरूरी क्या है कि आप अपने को नॉर्मलाइज करो, जैसे कि आमतौर पर कोई चीज होती है वैसा करने की तरफ आगे बढ़ो, या खुद को इन नए रियलिटीज के साथ एक्सपोज करो, फेमिलियर करो। अपने हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से जो आपने तोल मोल कर रखा है, जो कैलकुलेशन बिठा रखी है, उसको ही केवल सच मत मानो। वो पूरा सच नहीं है जो आपने माना हुआ है या आपने अपनाया हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, आपने ERP का नाम सुना होगा, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ERP में क्या कहा जाता है कि जिस चीज का आपको फियर है उसका सामना करो, अपनी कंपल्जन्स को करना बंद करो, और जो भी जिस चीज का फियर आ रहा है, जैसे मान लो आपको गंदगी का कोई फियर हो रहा है, गंदा रहकर थोड़ी देर के लिए देखो तो शायद आपका फियर चला जाए, आपकी एंग्जाइटी चली जाए। लोगों को अक्सर बड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसा करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे हमें तो इस चीज से डर लगता है, इसी को करने के लिए क्यों कह रहे हैं, हमारे लिए करना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है हमारे लिए, बड़ा असंभव है। पर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ERP करना ज्यादा आसान होगा अगर आप उस तरह से ERP करें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ERP का मतलब ये हुआ, या ERP ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आप उस चीज को बड़ा नॉर्मल बनाओ अपने लिए। जिस चीज का आप सामना कर रहे हो, जिस चीज का आपको फियर है और आपको उस फियर को हटाना है, तो आप उसको नॉर्मल बनाओ। आप ओपन करो खुद को, एक्सेप्ट करो उस रियलिटी को, एक्सेप्ट करो कि गंदा हो सकता है शरीर, कहीं से भी गंदगी लग सकती है, ज्यादा कम गंदगी हो सकती है। अपने को खोलो अंदर से, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा विकसित होने दो, बाहर निकलने दो खुद को। यह जरूरी है। ऐसे में अपने को बिल्कुल जकड़े रहना, सिकोड़े रहना और जो कर रहे हैं बस उसी को करते रहना, ऐसे में आप बीमार होते जा रहे हो। यही तो रीजन है जिसकी वजह से आप बीमारी मोल ले चुके हो। तो ERP क्या है? ERP अपने को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाने का तरीका है, नॉर्मल बनाने का तरीका है। ERP केवल डर का सामना करना नहीं है, केवल कंपल्जन भगाने का तरीका नहीं है। एक्चुअल में आप अपनी उस लाइफ की रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर ये चीज मेरे आसपास है, अगर गॉड है, गॉड की मुझे पूजा अर्चना करनी है, गॉड के लिए, परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी टाइप की आपने रिलीजियस रिचुअल या प्रैक्टिस अपनाई हुई है, अगर आपको ऐसा करना है तो इसका एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल वे भी हो सकता है, एक आसान तरीका भी हो सकता है, और वही अपनाने की तरफ आगे बढ़ना है। तो ना ही केवल आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है, साथ ही आपको खुद को खोलना है, खुले मन और खुले विचारों के साथ अपने बिलीफ को बदलने का खुद को मौका देना है, ताकि आप रियलिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा अपना तालमेल बना पाएं। अगर आप ERP को इस नजरिए से अप्रोच करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए ERP आसान हो जाएगी। तो ERP को आसान बनाने का तरीका है कि आप उस चीज के साथ जिसका आप एक्सपोजर कर रहे हैं, या जो आपका कंसर्न है, आपका इशू है, आपकी थीम है, जिसके इर्द गिर्द आपका OCD चलता है, आपको दिमाग में रखना है कि आपको उस चीज के प्रति अपने को नॉर्मल बनाना है, अपने को फ्री करना है उससे। अपने अंदर जो आपकी जो एक जकड़न है, जो रिजिडिटी है, उसको रिलीज करना है, उसको छोड़ देना है, उसको त्यागना है। आप ये चीज समझें, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें अपने अंदर, झांकें अपने अंदर और ढूंढें कि ये जो डर आपने बनाए थे, ये जीवन के किस हालात के अगेंस्ट आपने बनाए थे।
क्या ऐसी लाइफ की ऐसी कठिनाई थी जिसकी वजह से आपने ये बिलीव्स या ये रिचुअल्स डेवलप किए? वो जो एक्चुअल कंडीशन, वो जो एक्चुअल सिचुएशंस थी जिसके रिस्पॉन्स में आपने ये रिचुअल्स डेवलप किए, वही आपकी एक्चुअल नीड है जिसके अगेंस्ट, जिसके प्रति आपको खुद को खोलना है और पूरी तरह से अपने को एक नॉर्मल अप्रोच देनी है। वो लाइफ का एक ऐसा इशू या कोई लाइफ का ऐसा एरिया जिसको आप ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, सुलझा नहीं पाए, उसने आपको इतना डरा दिया, इतना तनाव ला दिया आपके अंदर कि आप ओसीडी डेवलप कर गए। मान लीजिए आपको चेकिंग ओसीडी है, जहां आप घर के नल के स्विचेस वगैरह चेक करते हैं। ये जो जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने वाला जो ओसीडी है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि अगर मैंने चेकिंग नहीं की तो कुछ गलत हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी, बाढ़ सी आ जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, गैस सिलेंडर फट जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में रहता है, या कोई चीजें चोरी हो जाएंगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो ओसीडी आया, ये कहाँ से आया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोई जिम्मेदारियां ले ली। अब जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति लेता है, पर जब आप वो जिम्मेदारियां ले रहे थे तो आपने मन में डर बिठा लिया, उस जिम्मेदारी को लेकर गिल्ट बिठा लिया बहुत सारा, कि भाई अगर मैं ये ठीक से नहीं कर पाया तो सारा जिम्मा मुझ पर आ जाएगा, शायद मैं दोषी होऊंगा। आप खुद को पनिश कर रहे हो, आप अपने अंदर ओसीडी डेवलप कर चुके हो। ये बात सही है कि लाइफ में हर व्यक्ति जिम्मेदार बनता है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां हर व्यक्ति उठाता है, पर एक मैच्योर तरीके से, रैशनल तरीके से जिम्मेदारी निभाना क्या होता है और एक इमैच्योर तरीके से, पैथोलॉजिकल तरीके से या इररेशनल तरीके से जिम्मेदारी उठाना क्या होता है, इसके फर्क को समझें। तो जब पर्सनैलिटी मैच्योरली डेवलप करती है तो जिम्मेदारियां नॉर्मल तरीके से उठाई जाती हैं, हर बात को लेकर इतना सोचा नहीं जाता, डरा नहीं जाता। पर जब इमैच्योर और इररेशनल तरीके से जिम्मेदारी उठाता है व्यक्ति, तो वो इसी तरह से डरता है और ऐसे में ओसीडी आ जाता है। तो समझें कि आप किस तरह से लाइफ के इन इश्यूज को लेकर खुद को मैच्योर बना सकते हैं, परिपक्व बना सकते हैं। जब वो परिपक्वता और मैच्योरिटी की तरह से आप खुद को देखने लगेंगे तो आप इस तरह के ऑब्सेशंस छोड़ देंगे, कंपल्शन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तब आपको लगेगा शायद ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीका नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, बिलीव्स, बिहेवियर्स, ऑब्सेशंस, रिचुअल्स, कंपल्शंस, इनसे हटके थोड़ा देखें कि आप इन कंसर्न्स को, लाइफ के इन इश्यूज को डील कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इन इश्यूज की डीलिंग में आपकी मैच्योरिटी की डिमांड है। और अगर आप एक परिपक्व तरीके से नहीं करेंगे तो दिमाग उस इररेशनल तरीके से इस चीज को रिप्ले करता रहेगा और ऑब्सेशन लाता रहेगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको थोड़ा खुलकर, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर खुद को बदलना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मतलब ये है इसका कि आपके अंदर जो डर है उसको दूर करने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्यों डरे हुए हैं, कब आपके इस डर की शुरुआत हुई, लाइफ के ऐसे कौन से एरिया हैं जिसके लिए आप डर रहे हैं, और क्या एक हेल्दी और बेहतर तरीका हो सकता है लाइफ के इस इशू को डील करने का। इस तरह से आपके लिए ईआरपी करना भी आसान होगा, क्योंकि आप ईआरपी करते दौरान आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि ये मेरे लिए करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इसका बेहतर, नॉर्मल और हेल्दी तरीका अपना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने को परिपक्व बना रहा हूँ, जैसे चीज़ होनी चाहिए वैसा ही करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो इसलिए ध्यान दें कि कोई भी साइकोलॉजिकल सिम्टम तभी डेवलप होता है जब हम लाइफ के किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे होते। ये सब सिम्टम्स जो होते हैं, कंपल्जन्स होते हैं, ये सब अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल्स होते हैं। एक बीमार तरीके से, एक इररेशनल तरीके से हमने लाइफ को डील करने का तरीका बना रखा है। इसीलिए जब आपको कंपल्जन छोड़ने के लिए कहा जाता है, आपको डर इसलिए लगता है, मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसके पीछे का रैशनल, पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। मतलब आपको ये तो पता है कि ईआरपी क्यों करते हैं, क्या करते हैं, एंग्जाइटी कैसे दूर होती है, वो सब तो आप समझते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया होगा या आपने कहीं पढ़ लिया होगा, वो आप शायद समझते होंगे। पर ओवरऑल जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरा जो हालात थे जिसमें आपने कंपल्जन डेवलप किया, वो समझना भी जरूरी है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी वर्क करें। आप अपने बिलीव्स को जब चेंज कर रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स, इन सब पर आप वर्क कर रहे हैं, तभी आपका ओसीडी पूरी तरह से जाएगा। खासकर जिन लोगों को प्योर ओसीडी है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने बिलीव्स को मॉडिफाई करें। अपने अंदर कुछ टैबू वाले थॉट्स या कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, एटीट्यूड्स हो सकते हैं, उसको बदलें। और ये जो बदलाव है, ये आपके व्यक्तित्व का बदलाव भी बन जाएगा। इस तरह से आप पूरी तरह से ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। ध्यान दें, ओसीडी युवावस्था में आने वाली बीमारी है। मतलब
आप जब मैच्योर हो रहे हैं तब ये बीमारी आई। तो बहुत सारे आपके बिलीव्स, आइडियाज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके एटीट्यूड्स जो पूरी तरह से बन ही नहीं पाए थे और आपका ओसीडी आ गया, तो वो कच्चे मन में आपका ओसीडी जगह बना गया। तो कच्चे मन को पकाओ, उसको परिपक्व बनाओ, बाहर की दुनिया का एक बेहतर नरेटिव, एक बेहतर पर्सपेक्टिव डेवलप करो, अपने बारे में एक बेटर पर्सपेक्टिव, नजरिया डेवलप करो। तो जैसे जैसे आप अपने बिलीव्स को चेंज करोगे, आप अपने को परिपक्व बनाते जाओगे, सिर्फ उस एरिया में जिस एरिया में आपका ओसीडी है। बाकी एरियाज में आप मैच्योर हो सकते हो, पर शायद ओसीडी वाले एरिया में आप उतना अपने को मैच्योर नहीं पाओगे। तो मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक यही देखते हैं कि कच्चेपन में मन बड़ा कमजोर था, मन बड़ा अधूरा था और मानसिक बीमारी आ जाती है ऐसे में। इसीलिए बिलीव्स और एटीट्यूड्स को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। केवल सिम्टम भगा देना काफी नहीं होता, और दवाइयां जो हैं वो इस तरीके के पर्सनैलिटी या बिलीफ चेंज पर काम नहीं करती। इसलिए ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाओ, बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, तो अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। तब जाके आप समझ पाओगे कि कैसे आप ERP या जो भी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं इनको यूज करके कैसे अपने अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकते हो और एक स्थायी परमानेंट चेंज ला सकते हो। क्योंकि बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग इश्यूज आते हैं, और यही वजह होती है कि कई लोग अलग अलग टाइप का ओसीडी डेवलप कर लेते हैं, अलग अलग थीम्स डेवलप कर लेते हैं। जब जब लाइफ में जो जो कंसर्न आता है, इशू आता है, तब तब एक नया नया ओसीडी आ जाता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उस लाइफ के उस इशू को डील करने का आपके पास शायद कोई परिपक्व मैच्योर तरीका नहीं है। आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप एक नए टाइप का ओसीडी, नई थीम का ओसीडी डेवलप करने लगो, खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके पूछो, सोचो, देखो कि क्या मैं इस इशू को बहुत ही ऑब्सेसिव तरीके से डील कर रहा हूं, क्या इसका कोई नेचुरल, कोई एक बेहतर पर्सपेक्टिव या तरीका हो सकता है? क्या लाइफ का ये जो एरिया है इसके अंदर मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूं या हो रही हूं? क्या मेरा ऑब्सेशन मुझे फिर से पकड़ने लगा है? तो मतलब ये एक तरह का अलार्म है, एक तरीके का ऐसी चेतावनी है कि हाँ, अब मुझे इस सिचुएशन या इस हालात को थोड़ा और मैच्योरली डील करना पड़ेगा, थोड़ा नॉर्मली डील करना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप खुद को देखने लगोगे, समझने लगोगे, तो आप नए प्रकार के जो ओसीडी आपके अंदर आ सकते हैं उनको भी रोक पाओगे। तो ये एक तरीका है, ये एक अप्रोच है, टेक्निक है, ये इस तरीके का एक पर्सपेक्टिव है। इसको समझें, जानें। इस पर कभी ज़रूरी लगेगा तो और कुछ चर्चा करूंगा कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो ओसीडी है या जो मानसिक बीमारी है वो कैसे रिलेटेड होती है, कैसे हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आने वाली रुकावटें मानसिक बीमारी लाती है, और कैसे जो बिलीव्स में जो रिजिडिटी आ जाती है क्योंकि हम परिपक्व नहीं थे, इस वजह से मानसिक बीमारियां पकड़ बनाए रखती हैं, जाती नहीं हैं। ये कनेक्शन, ये लिंक समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहो, वीडियो को और लोगों से शेयर कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, देखते रहो ऐसी वीडियोस, और नई जानकारी मिलती रहेगी, नए नए आइडियाज़, पर्सपेक्टिव डिस्कस करता रहूँगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।